हैं। पता चलता है सर 9 बजे छोड़ दिए थे। चलिए, कोई प्रॉब्लम है कल की? दिनेश तुम्हारा नाम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है? हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो स्टडी नो प्रॉब्लम, स्टडी बट नो प्रॉब्लम। चलो अच्छा है। क्वेश्चन देख रहे हो? आए हुए क्वेश्चंस का देख रहे हो ना? डेली जो भी टॉपिक्स पढ़ते हैं उसका पूरा क्वेश्चंस आए हुए जो है। आजकल मैंने कहा ना कि एक क्लिक की दूरी पर हर चीज़ है ना। जो भी टॉपिक पढ़ाया मैंने कल, उसको जा कर के कोई भी चैट जीपीटी, जेमिनी, जो भी मारना है एआई में उठा के मार लो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके ना। टॉपिक जैसे कल मैंने पढ़ाया था वाताग्र, तो वाताग्र से संबंधित क्वेश्चन फ्रंट ना, इंग्लिश में बता ही देता हूँ। तो फ्रंट से रिलेटेड PYQs यूपीएससी 2013 से लेके 2026 तक है ना। 13 में सिलेबस चेंज हुआ था, तो 2013 के बाद से लेकर के तो आराम से इसको इस तरीके से डाल दीजिए। तो जितने भी फ्रंट्स टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, प्रीलिम्स लिख दोगे तो प्रीलिम्स के आ जाएंगे, मेंस लिख दोगे तो मेंस के आ जाएंगे, है ना। पहले तो है कि कष्ट होता था, बुक ढूंढना है, सॉल्ट पेपर में पूरा देखना है ना, फिर उसमें अलग से छांटना है। तो अब तो समस्या नहीं है आप लोग के पास, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर सर्च मारोगे तो जो भी टॉपिक्स है उसके क्वेश्चंस आ जाएंगे। फिर इस क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में जो टॉपिक पढ़ाया गया वाताग्र, उसी टॉपिक के साथ में वहीं पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके उतार लीजिए। वहीं पर आप कह जो है कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए जितने भी है, खास करके मेंस वाले और प्रीलिम्स वाले, उसको बना करके सॉल्व कीजिए कि बनते कि नहीं बनते। नहीं बनते तो फिर लेके आइए। तो ये काम साथ साथ क्लास के कर लोगे तो नैया पार हो जाएगी। मैंने कहा ना कि सिर्फ कोचिंग या टीचर आपको कोई नहीं बना सकता है, जब तक आप खुद अपने से मेहनत, जो गाइडेंस कहा जाता है उसके हिसाब से काम नहीं करोगे तो, है ना। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस लिखता है, उसके साथ साथ कुछ प्रिकॉशंस भी लिखता है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसी प्रकार हम लोग भी क्लास के साथ साथ बताते कि कैसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है मतलब क्या नहीं करना है बताया था मैंने कि 10 चीज़ों को पढ़ने की कोशिश नहीं करना है, 10 जगह से पढ़ने की कोशिश नहीं करना है ना। क्योंकि आज की डेट में सूचनाओं का युग है, हर टॉपिक पे इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि फिर आप कोई चीज़ कंप्लीट ही नहीं होगी। इसलिए जितना पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से समझ करके उसी को 10 बार पढ़ना है और आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसी में और कुछ नया चाहिए तो और मान लीजिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गए, फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बना के 2 करके बोल देना, है ना। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किससे और क्या अच्छे टफ क्वेश्चंस बन सकते हैं यूपीएससी के लिए, तो नए क्वेश्चंस भी कुछ बना के दे देगा वो, है ना। कि भाई आजकल एआई आपका जो नए क्वेश्चन भी बना के दे देता है, तो उसको भी देखो उनमें से कौन सा क्वेश्चन का आंसर आप लिख पा रहे हो, कौन सा नहीं लिख पा रहे हो। नहीं लिख पा रहे हो तो लेके आओ। तो आज की डेट में मैंने कहा ना कि पढ़ाई करना, कंटेंट आपके पास इजीली अवेलेबल है, क्या पढ़ना है वो हम लोग से, कोचिंग से हमसे सीखना है। और उसके बाद फिर आपके पास पढ़ने के लिए कोई इसकी क्या बोलते हैं मटेरियल की कमी नहीं है, कंटेंट की कमी नहीं है आपके पास। आराम से इतना मिल जाएगा, उसी को पढ़ के समझ करके याद करके लिखने की प्रैक्टिस करना है तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो भटकना नहीं है इधर से उधर, क्योंकि भटकाव ज़्यादा है और जो भटक गया फिर वो कहीं नहीं पहुंचता है। चलिए, आज एक टॉपिक हम लोग देखे थे, कल फ्रंट पढ़े थे, उसी के बाद एक टॉपिक देखने आपका कौन सा वाला है ना। एक क्लाउड्स भी है और एक आपका बादल, क्लाउड्स करके देखने आपके जो है बादलों के प्रकार, बादल क्लाउड्स। तो बादल कैसे बनते कल बताया था मैंने
कि बादल जो है जब भी किसी भी कारण से हवाएं ऊपर उठती है ना, हवाएं आपका जो है किसी भी कारण से या तो गर्म होकर ऊपर उठती है या फिर किसी पर्वत से टकरा कर ऊपर उठ सकती है, किसी पर्वत से टकराई और ऊपर उठ सकती है, माउंटेन से टकरा करके। तो जब भी हवा ऊपर उठती है तो फैलती है, और फैलने के कारण से इसका टेम्परेचर क्या होता है, इसका टेम्परेचर, इसका तापमान कम होता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर की दर से कम होता है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर की दर से क्या होता है, कम होता है। और धीरे धीरे ठंडा होते जाएगा, हवा ठंडे होते जाएगी, तो उसमें जो जलवाष्प के कण हैं वो एक ऊंचाई पर जा कर के संघनित होने लगते हैं, संघनन होने लगता है, कंडेंसेशन होने लगता है, कंडेंसेशन होने लगता है आपका जो है। और फिर इस तरीके से कंडेंसेशन से क्या बनते हैं, आपके बादल बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं। और बादल बन गए तो हर बादल से वर्षा नहीं होती, लेकिन कुछ बादलों से फिर क्या होती है, वर्षा होती है। तो बादल बनने के लिए हवाओं का ऊपर उठना जरूरी है, पहली बात, या वर्षा होने के लिए हवाओं का ऊपर उठना जरूरी है, पहली बात तो ये दिमाग में डाल लो। और कितनी ऊंचाई पे बादल बनेंगे वो डिपेंड करता है कि हवा में जलवाष्प की मात्रा कितनी थी। किस पे डिपेंड करेगा, जलवाष्प की मात्रा पर डिपेंड करेगा। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, क्लाउड आपका जो है कितना वाटर वेपर है, कितना जलवाष्प है एयर में, उस पर डिपेंड करता है। एयर में जलवाष्प ज़्यादा है तो जल्दी संघनित हो जाएगी, और कम है तो और ज़्यादा ऊंचाई तक उठना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से बादल बनते हैं। बादल कैसे बनते हैं, तो हवाओं के ऊपर उठने से, और उसके बाद उसके तापमान में कमी आती है, उससे बनते हैं। दिनेश, है ना, आज जितना समझ में आ जाए वैसे तो आ जाएगा कुछ, इसीलिए कुछ वर्ड से संघनन है तो अलग से एक्स्ट्रा क्लास लगेगी आपकी, ठीक है। जैसे आप एडमिशन ले लेंगे, आपका एक्स्ट्रा क्लास लगा के फिर आपको यहाँ पे मर्ज किया जाएगा, ठीक है ना। तो अभी तो आज एक क्लास कर लीजिए आप। तो ये हो गया आपका संघनन के कारण से इस तरीके से क्या होती है, वर्षा स्टार्ट होती है। तो यहाँ तक कोई समस्या? अब ये बादल जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो बादलों को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो बादलों के प्रकार में आते हैं, बना लिया डायग्राम। तो बादलों के प्रकार में आते हैं, टाइप्स ऑफ क्लाउड। तो हम लोग बादलों को जो है एक तो ऊंचाई के आधार पर डिफाइन करते हैं, ऊंचाई के आधार पर, बेस्ड ऑन एल्टीट्यूड, ऊंचाई के आधार पे देखेंगे कितनी ऊंचाई पे बनते हैं उसके आधार पर जो है। और एक आपके कुछ विशेष बादल होते हैं जो नीचे से लेके ऊपर तक फैले होते हैं, विशेष स्पेसिफिक क्लाउड्स। स्पेसिफिक क्लाउड्स होते हैं। तो ऊंचाई के आधार पर हम लोग उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, उच्च बादल, हाई क्लाउड्स। हाई क्लाउड जो है आपका 6000 मीटर से अधिक, 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जो बनते हैं, लगभग 6000 से 12000 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। मध्यम ऊंचाई वाले बादल, मीडियम एल्टीट्यूड, ये आपका 2000 से 6000 मीटर की ऊंचाई पे बनते हैं। और निम्न बादल, लो क्लाउड्स, ये आपका लेस देन 2000 मीटर की ऊंचाई पे बनते हैं। तो ऊंचाई के आधार पे बादलों को हम लोग तीन अलग अलग ऊंचाई वाले बादलों में डिवाइड करते हैं। चले आगे। तो
ऊंचाई वाले बादल में जो बादल बनते हैं उसको हम लोग कहते हैं साइरस क्लाउड। साइरस क्लाउड, पक्षाप मेघ। और पक्षाप मेघ के ही दो अलग अलग प्रकार हो गए आपके, जो है सायरोक्यूमुलस पक्षाप कपासी मेघ। इसमें बस नाम याद रखने हैं, ऊंचाई पर ज़्यादा ऊंचाई वाले बादल कौन से, कम ऊंचाई वाले कौन से, और सायरो स्ट्रेटस, पक्षाप स्तरीय मेघ। तो ये दोनों जो है आकृति जो उसकी दिखाई देती है, आकृति के आधार पर डिवाइड किया गया है। आकृति के आधार पे, शेप के आधार पे। तो सबसे पहला है आपका जो है पक्षाप कपासी। तो सबसे बाहर निकलेंगे तो अभी भी कौन से बादल दिखाई देंगे आपको? कुछ बादल दिखाई देंगे आसमान में। कौन से दिखाई देते हैं? किस कलर के दिखाई देते हैं? वाइट कलर के। ये जो नॉर्मल हमेशा जो बादल ऊपर दिखाई देते हैं वही सबसे अधिक ऊंचाई में बनने वाले बादल है, जो लगभग 24x7 आवर्स थोड़ी बहुत मात्रा में आपको हमेशा दिखेंगे ना। नीला आकाश दिखेगा, नीला आकाश के साथ कुछ बादल। तो वाइट कलर के क्यों दिखते हैं? क्योंकि इतनी अधिक ऊंचाई पर ये बन रहे हैं कि आइस पार्टिकल्स होते हैं। ये क्या होते हैं आपके जो है आइस कण होते हैं, हिम के कण होते हैं, आइस पार्टिकल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? हिम कण होते हैं। क्या होते हैं आपके जो, क्योंकि बहुत अधिक ऊंचाई पर है और इतना ऊंचा जाएंगे टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। आई ना बात समझ में? तो इस कारण से वाइट कलर के दिखाई देते हैं। इसलिए वहाँ से यदि प्लेन जाता है तो एक लाइन बन जाती है। वो लाइन क्यों बनती, कभी सोचा? नहीं सोचा है ना। एक तो बचपन में सोचते थे कि धुआं छोड़ते हुए जा रहा है ना। बचपन में जहाज ऐसे देखते थे, लाइन बन गई तो सोचते थे कि हवाई जहाज या रॉकेट बोल देते थे कि रॉकेट जो धुआं छोड़ते हुए आगे जा रहे हैं। तो धुआं नहीं होता है, वो बर्फ़ के कण होते हैं। उसमें से बीच से होकर के जब जहाज जाता है तो बर्फ़ के कण क्या हो जाते हैं? स्कैटर्ड हो जाते हैं, फैल डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं। इसलिए वहाँ पे कुछ समय के लिए क्या बन जाती है? एक लाइन टाइप की बन जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो लाइन ख़त्म हो जाती है, राइट। तो आइस पार्टिकल्स वाले बादलों से, इनसे वर्षा वर्षा नहीं होती है। ये आपके जो है सिर्फ हिम के कण होते हैं, इतनी अधिक ऊँचाई पर होते हैं कि बारिश वारिश नहीं करते हैं। आ रही बात समझ में? इन्हीं को दो अलग अलग नाम दिए गए। तो उसमें देखेंगे बाहर जा कर के, आज देखना तो कुछ कपास के गुच्छों टाइप के दिखाई देते हैं, है ना। कुछ आपके जो इस तरीके से कपास के गुच्छे टाइप के दिखाई देते हैं, और कुछ छितरे छितरे दिखाई देते हैं, इस तरीके से छितरे छितरे दिखाई देते हैं। आ रही ना बात समझ में? तो कपास के गुच्छे टाइप के जो दिखाई देते हैं, कपास रुई के समान गुच्छे टाइप के दिखाई देते हैं, वो क्या हो गए आपके? सायरोक्यूमुलस हो गए। और बाकी जो छितरे छितरे दिखाई देते हैं, लेयर्स टाइप के जो है, पतले पतले पट्टियों टाइप के दिखाई देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपका पक्षाप स्तरीय कहते हैं। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे क्वेश्चन इतना ही आएगा आपका प्रीलिम्स वगैरह में, ठीक है, कि निम्न में से कौन से बादल उच्च बादल में आते हैं, कौन से मध्यम में आते हैं और कौन से निम्न में आते हैं। इसमें क्वेश्चन जो आएगा तो इतना ही आएगा। तो आगे दोनों भी पढ़ेंगे। तो ये उच्च बादल में 3 नाम याद रखने, साइरस, सायरोक्यूमुलस एंड सायरो स्टेटस। पक्षाप, पक्षाप स्तरीय, पक्षाप कपासी है। कपासी क्यों बोले? कपास के समान दिखाई देते हैं, स्तरीय से लेके स्तरों में, लेयर्स में दिखाई देते हैं, इसीलिए तो उन्हीं को नाम दिया गया है। और ये वाइट कलर के है, वाइट कलर के क्यों दिखाई देते हैं ये सब भी समझ में आ गया होगा। इनसे वर्षा वगैरह नहीं होती है ना। ये आपके जो है मौसम साफ होता है तभी दिखाई देते हैं। तो ये हो गया आपका साइरस क्लाउड्स। अब आते हैं दूसरा, मध्यम क्लाउड्स में आपके जो है, तो इसमें भी एक होता है अल्टो क्यूमुलस। ये भी बीच वाले बादल होते हैं। मध्यम कपासी बादल कपास के समान दिखाई देंगे, और अल्टो स्टेटस मध्यम
स्तरी वाले बादल फैले फैले होते हैं। तो ये थोड़ा सा उससे नीचे बनते हैं, ये आपके जो है, तो ये भी इनसे भी बारिश, इनसे भी वर्षा नहीं होती है, रेनफॉल नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा कम ऊंचाई पे दिखाई देंगे। जब थोड़ा ज़्यादा पास दिखाई देंगे तो समझ जाना कि कौन से बादल है आपके जो है मध्यम स्तरीय, मध्यम ऊंचाई वाले बादल है, जो 6000 से 2000 मीटर के बीच में उसके नीचे मिलते हैं। 2000 से 6000 के बीच बहुत अधिक ऊंचाई पर है वो साइरस हो गया, उससे थोड़ा कम ऊंचाई पे दिखेंगे वो कौन से हो गए आपके मध्यम स्तरीय हो गए, अल्टो या मीडियम। तो इसमें भी आकृति के आधार पे कपास के समान दिखाई देंगे तो कपासी बोल देंगे, और लेयर्स में दिखाई देंगे तो स्तरीय बोल देंगे। आया समझ में? तो इसमें भी इतना ही याद रखना है आपको जो है। तो यहाँ तक कोई समस्या? उसके बाद आते हैं निम्न बादल। तो निम्न बादल में यहाँ पर आ जाएंगे आपका, एक तो होता है इसमें भी स्तरीय बादल होते हैं, स्तरीय बादल, स्ट्रेटस क्लाउड्स, स्ट्रेटस या स्ट्रेटा क्लाउड्स। इनसे जो है धीरे धीरे जो वर्षा होती है, आपका फुहार या लंबे समय तक बारिश होती है। फुहार समझते हो है ना, ब्रिजलिंग क्या बोलते हैं, ड्रिजलिंग बोलते हैं इंग्लिश में, ड्रिजलिंग, ड्रिजलिंग। तो फुहार होती है, या फिर लंबे समय तक जो रिमझिम बारिश होती है ना, रिमझिम में गिरे सावन, गाना भी सुना होगा, हैं? नहीं सुने तो सुन लेना, अमिताभ बच्चन का जो फिल्माया गया है, आवाज़ तो किशोर कुमार की होगी और लता मंगेशकर की। तो रिमझिम जो बारिश होती है लंबे समय के लिए थोड़ी थोड़ी होते रहती है, उस नीचे जब आपके जो है इस तरीके से स्तरीय बादल बनते उससे होती है। आ रही बात समझ में? स्तरीय बादल से होती है आपकी जो है, तो ये ध्यान में रखना है। और इसके अलावा जो है इसमें एक और कपासी बादल करके भी आ जाते हैं, जो कपास के गुच्छों के समान होती है, कपासी क्यूमुलस क्लाउड्स। ये भी तो कभी कभी देखा है ना, थोड़ा सा बादल आते हैं हवा के साथ उड़ते उड़ते, थोड़ी देर बारिश करेंगे और हवा के साथ गायब हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए बारिश होती है, बस 2-4-10 मिनट के लिए, ऐसा भी फील किया होगा। तो ये सब नीचे वाले ये वाले बादल होते हैं, ये कपासी वर्षा। तो ये थोड़े समय के लिए अचानक से आएंगे, कपास के गुच्छों के समान काले काले बादल आएंगे, है ना। ये कपास के गुच्छों के समान, लेकिन वाइट नहीं होंगे, काले कपास के गुच्छों के समान होंगे आपके जो है। तो ऐसे बादलों को कपासी स्तरीय बादल में रखते हैं, कपासी बादल में रखते हैं। तो ये निम्न स्तर के बादलों में आ जाएंगे, स्ट्रेटस एंड कपासी। तो इनसे थोड़ी बहुत जो बारिश होती है धीरे धीरे, ये इनसे होती है, बहुत ज़्यादा इससे, और लंबे समय तक होगी। इससे तो थोड़ी देर के लिए होती है, आया थोड़ा देर बारिश हुई, फिर धूप निकल जाती है, बादल गायब हो जाते, ख़त्म हो जाते। इससे लंबे समय तक होती है, रिमझिम बारिश लंबे समय तक होती है आपके जो सावन के महीने में जो बारिश होती है, तो लंबे समय के लिए आपका होती है। तो ये आपका उसमें आ जाएंगे। तो ये ऊंचाई के अनुसार, तो यहाँ पे क्वेश्चन इतना ही आएगा आपका, कौन सी कम ऊंचाई वाले बादल है, निम्न ऊंचाई वाले बादल है, कौन से मध्यम वाले हैं और कौन से उच्च वाले। खास करके निम्न और उच्च वाले जरूर पूछेगा ना, पूछा होगा कई जगह, का जगह क्वेश्चन आए होंगे। तो नहीं भी आएंगे तो इन बादलों का नाम, जब आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हो, अभी वर्षा पढ़ेंगे, वर्षण पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इन बादलों का कई जगह पे नाम आता है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए, क्वेश्चन आए चाहे ना आए। उसके अलावा कुछ विशेष बादल बनते हैं। विशेष बादल इसलिए कहा गया है कि इनका जो विस्तार है, इनका जो एक्सपेंशन है, ये नीचे सतह से लेकर के ऊंचाई तक होता है। विस्तार जो है इसका सतह से, सतह का मतलब पृथ्वी के सतह के निकट से लेकर के अत्यधिक ऊंचाई तक होता है, ऊंचाई तक होते। घने बादल होते, पूरा अंधेरा छा जाता है, घने बादल होते, तो उनको हम लोग विशेष में रखते हैं, इसलिए इनको विशेष कहा गया। सतह से लेके मतलब ये, इसमें दो नाम आएंगे आपके जो सबसे ज़्यादा बारिश करते हैं। पहला नाम है आपका कपासी वर्षा बादल। तो जहाँ पर भी वर्षा नाम आ जाए समझ जाना वर्षा तो करती होगी।
क्यूमुलोनिम्बस, इंग्लिश में निम्बस वर्ड यूज होता है, तो जहाँ पर भी निम्बस वर्ड आ जाए इंग्लिश में, तो ये सबसे घने बादल होते हैं। घने कैसे होते हैं? ये इस तरीके से गोभी के फूल के समान ऊपर में इस तरीके से दिखाई देंगे और नीचे तक फैले रहेंगे नीचे, और अत्यधिक घने होते हैं। जब ये बादल कपासी वर्षा बादल आते हैं तो अंधेरा छा जाता है और इससे जो है तीव्र मूसलाधार वर्षा होती है, अंधेरा डार्कनेस हो जाता है आपका जो है, और सबसे ज़्यादा वर्षा यही करते हैं, इन बादलों से तीव्र मूसलाधार वर्षा होती है। बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ होती है ना। तीव्र मूसलाधार वर्षा का इंग्लिश वर्ड हो जाएगा हेवी रेनफॉल, है ना। इन बादलों से आने से बादल का गरजना और बिजली का चमकना दोनों भी चलता है, जिसको हम लोग तड़ित झंझा कहते हैं। बिजली का चमकना, इसको हम लोग तड़ित झंझा कहते हैं। थंडर स्टॉर्म, आया समझ में? तो ये सबसे ज़्यादा, तो क्वेश्चन आएगा सबसे ज़्यादा वर्षा करने वाले बादल कौन से हो गए? तो कपासी वर्षा बादल, क्यूमुलोनिम्बस। तो ये विषुवतरेखीय क्षेत्रों में डेली बनते हैं, इक्वेटोरियल रीजन में चक्रवातों के समय बनते हैं, और जब भी मानसून वगैरह आता है, मूसलाधार बारिश होती है, तो विषुवतरेखीय जलवायु में डेली वर्षा होती है। तो विषुवतरेखीय क्षेत्र, इक्वेटोरियल रीजन, यहाँ पे जो डेली रेनफॉल होती है वह इसी बादलों से होती है, इन्हीं बादलों से होती है। थोड़ी देर जम के बरसेंगे और फिर मौसम साफ हो जाता है, ठीक है। कभी कभी लंबे समय तक भी रहता है, इक्वेटोरियल रीजन में होगा। दूसरा, जब चक्रवात वगैरह बनते हैं, खास करके उष्णकटिबंधीय चक्रवात, साइक्लोन्स वगैरह जब बनते हैं, तब उस समय ये बादल बनते हैं, राइट। तो आपका जो है, और थंडर स्टॉर्म्स की भी यही विशेषता है। तो ये कपासी वर्षा बादल हो गए जो सबसे ज़्यादा वर्षा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? नेक्स्ट आपका इसी में आते हैं एक वर्षा स्तरीय बादल, दूसरा इसी में लेंगे आप क्या, जो इसके बाद वर्षा स्तरीय बादल। तो इसमें भी वर्षा लिखा है आपका जो है निम्बो स्ट्रेटस। तो इसमें भी वर्षा होता है, लेकिन उसकी तुलना में कम होता है। तो दूसरी सबसे ज़्यादा वर्षा करने वाले बादल, जो थोड़ा सा ज़्यादा अंधेरा नहीं होगा, इससे बहुत ज़्यादा घनघोर अंधेरा होता है, मतलब समझ जाना ये वाले बादल हैं, और थोड़ा कम अंधेरा होता है लेकिन वर्षा होती है, तो वो कौन से बादल हो गए आपके, जो है वर्षा स्तरीय बादल। तो ये लंबे समय तक वर्षा करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लंबे समय तक वर्षा करते हैं। ये निचले वाले, तो ये नीचे ऐसे देखेंगे तो निम्न वाले में ही आ जाएंगे, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक है। ऐसे पूछा गया दोनों बादल किस ऊंचाई वाले हैं, तो निम्न स्तरीय में आ जाएंगे, है ना। ये भी ध्यान रख लेना, ये दोनों बादल किस में आएंगे, तो निम्न स्तरीय, क्योंकि नीचे से ही सतह से निकट बनते ऊपर तक फैले होते हैं, है ना। इसलिए हम लोग विशेष में जरूर रखा है, लेकिन ये आ जाएंगे, यदि ऊंचाई के अनुसार पूछेगा तो निम्न बादलों में ही आएंगे, क्योंकि सतह से निकट धरातल के पास से बनते हैं और इस तरीके से ऊपर तक फैले होते हैं। आया समझ में? तो ऐसे लिख करके ब्रैकेट में डाल देना कि दोनों निम्न स्तरीय बादलों में ही आएंगे, क्योंकि बनते कहाँ से, नीचे भाग से बन करके ऊपर तक, ऊंचाई भले दूर तक ऊपर तक होती है, लेकिन बनना स्टार्ट नीचे से ही होते हैं। आया समझ में अच्छे से? तो ये बादलों के प्रकार हो गए, टाइप्स ऑफ क्लाउड हो गए। इतने कम से कम नाम याद रखें। ये दो बादल का, ये वाले बादल का नाम तो आता ही आता है, कई जगह पूछे, आएगा ही आएगा, अभी चक्रवात पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, ये भी आएगा। और पक्षा वगैरह जो है चमकदार बादल होते हैं, वाइट बादल होते हैं, तो ये वाला उसमें आएगा। तो मेरे ख्याल से बादलों के बारे में इतनी जानकारी आप लोग की किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, इतनी जानकारी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। खास करके यूपीएससी के लिए, बाकी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीजीपीएससी वगैरह के लिए, लेकिन यूपीएससी वाले सभी बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए काम किया है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया बादलों के प्रकार।
अब बादल बना लिए तो वर्षा भी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए प्रेसिपिट। हाँ ये घने का मतलब उतने घने नहीं रहेंगे हाँ स्तरीय है तो थोड़ा सा फैले रहेंगे तो कंपेरेटिवली कम रहेंगे, मतलब उतने, ये तो गोभी के फूल के समान ऊपर तक फैले होते हैं, है ना, एकदम घने, एकदम अंधेरा छा जाता है, कभी कभार देखा होगा ना, घनघोर अंधेरा छा जाता है जब, ठीक है। और सामान्यतः बारिश होती है, कभी कभी नहीं भी होती है, लेकिन सामान्यतः बारिश होती है। अब आ जाओ, बादल बना लिए तो वर्षा भी करा देते हैं। तो यहाँ पे वर्षा के लिए ज्योग्राफी में जो वर्ड यूज करते हैं हम लोग, प्रेसिपिटेशन, हिंदी में कहते हैं वर्षण, प्रेसिपिटेशन। वर्षण, वर्षा जो नॉर्मल वर्ड है आप लोग के लिए, उसके लिए यहाँ पे हम लोग वर्षण वर्ड यूज करते हैं। तो वर्षा तो जानते ही आप लोग, है कि नहीं, गर्मी के बाद बारिश होती तो भीगने का मन भी करता है, उसके पहले नहीं करेगा, ठंडी मत भीगना, ठंडी में भीगो तो दूसरे दिन बिस्तर पकड़ोगे। और पहली बारिश में भी नहीं भीगना चाहिए, क्योंकि एसिड ड्रेन होने की संभावना रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है ना। पहले तो भीग लेते थे क्योंकि पहले पॉल्यूशन नहीं था, लेकिन पहली बारिश होती है, जैसे गर्मी के बाद अचानक से बारिश होती है, तो उसमें भी नहीं भीगना चाहिए, क्योंकि केमिकल्स कुछ होंगे जो एटमॉस्फेयर में, वह बारिश के साथ रेनफॉल वगैरह, एसिड रेनफॉल वगैरह बन सकता है, ठीक है। लेकिन उतना ध्यान नहीं रहता है, जब अत्यधिक गर्मी के बाद जब बारिश होती है तो अपने आप बारिश में घुस जाते हैं, है कि नहीं। नहीं, एसिड रेन आपका वो एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह की मात्रा जब ज़्यादा होती है, तो यही जब पानी के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ये सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, और इसके बनेगा नाइट्रिक एसिड, HNO3 बनेगा, नाइट्रिक एसिड बनता है। तो ये दो मुख्य गैसें हैं जो एसिड रेनफॉल के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है। कौन कौन से, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाई, या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बोलते हैं हम लोग, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड न लिख करके, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, कोई भी ऑक्साइड्स नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कहा जाता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। और इनके उत्सर्जन किससे होता है, कोयला खदान से, तेल रिफाइनरी से, है ना, इन सब से इनका उत्सर्जन होता है। कई सारे इंडस्ट्रीज से होता है, प्लास्टिक, चमड़े वगैरह का काम करते हैं वहाँ से होता है, लेदर वगैरह का काम करते हैं। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वगैरह जेट प्लेन्स वगैरह में भी वहाँ से भी निकलते हैं। तो ये हमने एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे, जिसका नहीं हुआ है, बाकी जो पढ़ा दिए उनको पता होगा, नहीं पता होगा तो भगवान से प्रार्थना करूँगा कि थोड़ा सा पढ़ लिख लिया करो। चलिए, तो वर्षण में आते हैं हम लोग। वर्षा कैसे क्या होती है। तो पहला तो है वर्षा के विभिन्न रूप, वेरियस फॉर्म्स ऑफ रेनफॉल। वर्षा के विभिन्न रूप, वेरियस फॉर्म्स ऑफ रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल की जगह पे और फिर वर्षा के प्रकार पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो ये जीएस के लिए इतना पढ़ेंगे, बाकी ऑप्शनल में 2-3 सिद्धांत पढ़ेंगे। वर्षा की उत्पत्ति कैसे होती है, ये सिर्फ ऑप्शनल के लिए पढ़ेंगे। वर्षण उत्पत्ति के सिद्धांत, ओनली फॉर ऑप्शनल, जीएस के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्षणल उत्पत्ति के सिद्धांत, तो इसमें ऑप्शनल में सिर्फ ये एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, थ्योरीज रिलेटेड टू प्रेसिपिटेशन, ओरिजिन ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है।
वर्षण उत्पत्ति के सिद्धांत, ये ओनली फॉर ऑप्शनल है तो अलग से इसको पढ़ेंगे, याद दिला देना मेरे को जब ऑप्शनल की क्लास लूँगा तब। क्लियर हुआ जो ऑप्शनल वाले बच्चे हैं? सिलेबस में लिखा हुआ है वर्षा के प्रकार और वितरण, है ना। सिलेबस में आप ऑप्शनल का सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, राइट। तो ये तो वर्षा के प्रकार देखेंगे, वर्षण उत्पत्ति के सिद्धांत, और वितरण में थोड़ा सा विश्व में कहाँ कहाँ पे वर्षा कितनी होती है तो वो वितरण में आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा आपका कि विश्व में कहाँ कहाँ पे वर्षा होती है, ज़्यादा होती है, कम होती है, तो वो थोड़ा सा देखेंगे। क्लियर है? वर्षा का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन। क्लियर हुआ? चलिए आगे। तो सबसे पहले वर्षा के विभिन्न रूप का मतलब क्या है ना। जो सामान्यतः आप लोग वर्षा समझते हैं वो कौन सा हो गया? जल वर्षा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेनफॉल। पानी के रूप में गिरता है तो वो हो गया आपका रेनफॉल इंग्लिश में, हिंदी में उसको बोलेंगे जल वर्षा। लेकिन वर्षा सिर्फ जल वर्षा के रूप में नहीं होता, हिम वर्षा भी होता है, स्नोफॉल सुना होगा। अब सबका एक बार मन करता है कि स्नोफॉल देखे, तो प्लानिंग करोगे, ठीक है, ठंडी में तो स्नोफॉल हो गया, जल वर्षा, स्नोफॉल। फिर उसके अलावा आपका एक हम लोग कहते हैं सहिम, स्लीट कहते हैं, सहिम वर्षा या स्लीट। तो स्नोफॉल और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। सहिम, स्लीट, सहिम वर्षा या स्लीट कहते हैं, इंग्लिश वर्ड स्लीट याद रखिएगा। और एक है आपका जो है सिर मुनवाते ही ओला पड़े, तो ओला जो है वर्षा में ही आता है, हेल बोलते, हेल, हेल। क्लियर हुआ? तो ये वर्षा के विभिन्न रूपों में आएंगे, मतलब ये वर्षा ही है, बस उसके अलग अलग फॉर्म है। तो ये अलग अलग कैसे बनते हैं उसको थोड़ा समझ लीजिए, कहीं पे काम आएगा। तो जल वर्षा, पानी जो वर्षा होती है जल के रूप में होती है, तो ये डेफिनेटली जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो जल वर्षा होगी। आया समझ में, है ना। वायुमंडल का तापमान क्या होगा, जैसे बारिश हो रही है तो यहाँ का तापमान क्या होगा? ग्रेटर देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। वायुमंडल का जो तापमान है, जब बारिश होती है उसमें वायुमंडल का तापमान जब 0 डिग्री से ज़्यादा होता है तब पानी के रूप में ही नीचे गिरेगा, पानी की बूंदें गिरेंगी आपकी। जो आई बात समझ में? समझ पा रहे नहीं भाई? ऊपर से, है ना, बादल कैसे बनते हैं, या बादल कैसे बनते बता ही दिया मैंने। लेकिन कभी कभी बादल बहुत ऊंचाई पे बनते हैं तो वहाँ पे बर्फ़ के रूप में भी बनते हैं, लेकिन जब नीचे गिरते हैं तो नीचे का एटमॉस्फेयर चूँकि 0 डिग्री से ज़्यादा वाला है तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए अधिकांश जो बादल से वर्षा होती है वह जल वर्षा के रूप में होती है। आया समझ में? लेकिन जब इसी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर लेस देन 0 हो जाएगा तो वही पानी की जो बूंदें किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? वायुमंडल का तापमान, वायुमंडल का तापमान कितना हो जाएगा? लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, रहेगा। आ रही बात समझ में? जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, जैसे ठंडी के दिनों में होता है ना, स्नोफॉल कब होता है? जनरली ठंडी के दिनों में होता है। आपका हिमालय क्षेत्र में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में स्नोफॉल होता है। और स्नोफॉल का मतलब भुरभुरा जो है आपका, जो फ्रीजर के अंदर रहता है ना बर्फ़, वैसी वाली बर्फ़ गिरती है। तो वो बर्फ़ में कन्वर्ट कैसे हो गई? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री से कम है ना। जैसे मैं यहाँ पे पानी उछालता हूँ और इस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 0 डिग्री से कम है तो वो थोड़ी देर में तुरंत क्या हो जाएगा? आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो इस तरीके से जब स्नोफॉल होता है इसका मतलब है कि जहाँ पर ये हो रहा है उस रीजन में एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 0 से कम चल रहा है, क्योंकि 0 से ज़्यादा होगा तो बर्फ़ पिघल जाएगी। ये वाला दोनों साथ साथ होता है। इसमें सहिम वर्षा का मतलब है इसमें आइस पार्टिकल, स्नो भी होता है प्लस जल भी होता है, तो कुछ पानी पर कुछ बर्फ़ पिघल भी जाती है, तो स्नो प्लस वाटर दोनों होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं
ये वाटर ज़्यादा होता है, स्नो कम होता है, तो स्नो प्लस वाटर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो उसको स्लीट कहते हैं। सहिम, सहिम, हिम के साथ वर्षा, आया समझ में? तो सहिम जब बोलते हैं तो कुछ स्नोफॉल भी हो रहा है, कुछ आपकी जो बारिश भी हो रही है, दोनों साथ साथ भी होते हैं। उसमें सिर्फ स्नो होगा, उसमें जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम होता है तब स्नो ही फॉल होता है, उसमें पानी नहीं होता है, मिला नहीं होता है। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ जाता है थोड़ा सा तो कुछ स्नो क्या हो जाएगी, पानी में भी कन्वर्ट हो जाएगी, तो स्नो भी गिरेगा और साथ साथ पानी भी गिरेगा। तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, स्लीट कहते हैं। आया समझ में? अब आया ओला, तो सिर मुंडवाते ही ओले पड़े का मतलब क्या होता है? क्या होता है निशी? सिर मुंडवाते ही ओले पड़े का मतलब क्या होता है? हैं? हिंदी में, हिंदी से लिटरेचर लेने वाले, सोचने वाले बताओ, तुम लोग बताओ। कल हिंदी लिटरेचर सोचने वाले लेंगे सोच रहे थे तुम लोग। सिर मुंडवाते ओले पड़े का मतलब क्या हुआ? हाँ, दोनों के मैंने कहा ना, सहीम है तो हिम भी है, मतलब 0 डिग्री से कम में आइस गिर रही है, लेकिन कुछ तापमान बढ़ जाता है तो कुछ बर्फ़ क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी, तो कुछ पानी में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका टेम्परेचर आपका 0 से कम भी रहेगा और कुछ अचानक से बढ़ जाएगा तो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों की स्थिति रहेगी। तो हम इसको दोनों में से नहीं डाल सकते। सहीम का मतलब हिम और पानी दोनों होता है। आ रही बात समझ में? क्योंकि स्नो भी गिर रहा है और आपका वाटर भी है, तो इसका मतलब है कुछ पानी में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इसका मतलब है 0 डिग्री से कम भी चल रहा है और आपका ज़्यादा भी चल रहा है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे हो जाता है। मतलब स्टार्टिंग स्नो के रूप में ही होगा, लेकिन नीचे आते तक टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो वह कुछ बर्फ़ पूरी की पूरी कन्वर्ट नहीं होगी, लेकिन कुछ आइस पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जल में। तो ऊपर का टेम्परेचर 0 से नीचे रहेगा, नीचे आते तक 0 से थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ आइस पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये रहेगा। एनीवे, तो सिर मुंडवाते ओले पड़े का मतलब नहीं पता तुम लोग को? हिंदी का पेपर भी होगा एक, जनरल हिंदी, और उसमें ये सब मुहावरे वगैरह पूछता है, ग्रामर वगैरह पूछता है। क्या होता है? मिताली, मिताली राज कौन है? ठीक है, अभी है कि नहीं है? ठीक है, अभी खेलती कि रिटायर्ड हो गई? उस पर मूवी बनी ना कोई मिताली राज पे? हाँ, आवास मित्रों, ठीक। कहाँ आई थी? बिलासपुर आई थी। एनीवे, तो सिर मुंडवाते ओले पड़े का मतलब क्या होता है विकासशील? नहीं है टकला, तो उसका सेंस वही हुआ कि टकले हुए अचानक से फिर ओला पड़ने लग गया, सर में ज़्यादा चोट लगेगी, तो उसको उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा कि सिर मुंडवाते ही ओले पड़े, मतलब कोई भी काम स्टार्ट करो और परेशानी है ना, बाल आपने साफ किया और अचानक से ओले पड़े का मतलब है कि, तो सिर मुंडवाते ओले पड़े का मतलब होता है कि कोई काम स्टार्ट करो नया और अचानक से कोई समस्या आ जाए, तो उसको कहते हैं सिर मुंडवाते ही ओले पड़े। चलिए, तो ओला कैसे होता है जानते हैं आप लोग? ओला किसको बोलते हैं? पहले बात तो जो सॉलिड, जो आइस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठोस कण होते हैं, ठोस बर्फ के कण होते हैं, उसको क्या कहते हैं? ठोस हिम होते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? है ना, ओला तो देखा ही होगा सभी ने बचपन में, कुछ छोटे होते कुछ बड़े बड़े भी गिरते है ना भाई, इतने इतने बड़े भी गिरते कभी कभी। तो ऐसी स्थिति में तो फिर किसी के सर के ऊपर गिरा तो शहीद हो जाएंगे, है ना। हाँ, शहीद ही हो जाओगे, इतना बड़ा गिरेगा तो बचोगे थोड़ी, उतनी ऊंचाई से इतनी स्पीड से गिरेगा, और इतना बड़ा भी गिर गया तो मरने की संभावना रहेगा। सर में लग गया तो, शरीर में लगेगा तो थोड़ा सा चोट लगेगी, बच जाओगे, लेकिन सर में लगेगी तो ओलो का साइज भी, लेकिन जनरली आप लोग छोटे साइज़ का तो देखा ही होगा ओला जो है ना, छोटे साइज़ का तो बचपन में उठा के खाने का टेस्ट भी किया होगा, नहीं किया है? हमने तो किया है। ठीक है, पानी तो है शुद्ध, सबसे ज़्यादा शुद्ध पानी होता है बारिश का पानी, लेकिन वो बात अलग है, वो प्रदूषण हो गया तो नहीं होता, लेकिन सबसे ज़्यादा शुद्ध पानी माना जाता है वह कौन सा होता है? प्योर डिस्टिल वाटर या प्योर वाटर जो होता है वह बारिश का पानी माना जाता है।
ठीक है, बाद में इम्प्योरिटीज मिल जाती है, लेकिन बारिश का पानी शुद्ध पानी होता है। तो जैसे डिस्टिल वाटर बोलते हैं ना आप लोग, उसी प्रकार से बारिश का पानी माना जाता है। अब फिल्टर का पानी माना जाता है ठीक है, हालांकि फिल्टर में भी कुछ मिनरल्स मिलाते हैं तो वो भी डिस्टिल वाटर नहीं होता है। तो सॉलिड जो आइस पार्टिकल्स है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका ओला कहते हैं। अब ये कैसे बनते होंगे, ये कैसे गिरते हैं? तो ये क्या होता है कि कभी कभी जब हवाएं जो है बादलों को अत्यधिक ऊंचाई पर ले जाती है, हवाएं, ओले कब गिरते हैं, कभी याद आ रहा है ओला कब गिरता है? ओला कब गिरता है? जब तेज हवाएं वगैरह चलते रहती है ना, तेज हवाएं चलती है या बिना मौसम के बरसात हो जाती है कभी कभी, तो भी बारिश ओले वगैरह गिर जाते हैं, है ना। अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, हवाएं क्या हो गई, अत्यधिक ऊपर उड़ गई, तो अत्यधिक ऊपर उड़ गई तो जो मॉइस्चर है वह ऊंचाई पर क्या होंगे, संघनित होंगे। अत्यधिक ऊंचाई पर संघनन होता है। संघनन कहाँ पर होता है आपके जो है, संघनन अत्यधिक ऊंचाई पर होता है। तो इससे ऊंचाई का तापमान क्या होता है, माइनस में होता है। बताया ना कि एक ऊंचाई के बाद ऊपर जाओगे तो तापमान क्या होता है आपका, माइनस में होता है, माइनस लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है टेम्परेचर जो है। तो अत्यधिक ऊंचाई पर जब संघनन होगा तो यहाँ पर क्या बनेंगे, आइस पार्टिकल्स बनेंगे। क्या बनेंगे आपके, है ना, ध्यान से समझना, क्या बनेंगे, आइस पार्टिकल्स बनेंगे, हिम के कण बनेंगे। हिम कण बनेंगे जब ऊंचाई पर होगा संघनन, तो अत्यधिक ऊंचाई पर संघनन होगा तो आई ना बात समझ में, क्योंकि तापमान ऊपर क्या है, माइनस में है। अब आइस पार्टिकल्स तो बन गए, लेकिन ये इतने बड़े नहीं होते कि नीचे गिर सके। तो होगा क्या, जब एक बार आइस पार्टिकल बन गया तो उसी के चारों ओर फिर बर्फ जमते रहेगी, है ना। फ्रीजर में ऐसे ही होता है ना भाई, बर्फ जम गई, फिर उसके ऊपर और बर्फ जमती, फिर और बर्फ जमती, पूरा फ्रीजर भर जाता है। डिफ्रॉस्ट नहीं करोगे तो, कभी गौर किया है ना भाई, यदि डिफ्रॉस्ट नहीं करोगे तो पूरे बर्फ जमते 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 पूरा फ्रीजर क्या हो जाता है, कम भर जाता है आपका। तो क्या होता है कि जब एक छोटा आइस पार्टिकल पहले बना, फिर उसके चारों ओर और संघनन होते रहता है, क्योंकि टेम्परेचर उसका ऑलरेडी कम है। तो जब इस तरीके से बर्फ के ऊपर बर्फ जमते रहेगी तो वो सॉलिड हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, होता है कि नहीं होता है। तो अब तब एक आकार बड़ा हो जाता है, तब जाकर के वो पानी के साथ नीचे गिरता है। तो आते समय कुछ पिघलेगा भी, लेकिन पूरा नहीं पिघल पाता। और इस तरीके से वर्षा के साथ साथ क्या होते हैं, ओला भी पड़ता है। तो ओला कब बनता है, कभी क्वेश्चन आ जाए तो ओला तब बनता है जब अत्यधिक ऊंचाई पर संघनन की क्रिया प्रारंभ होती है। तो यहाँ पे एक लाइन बस लिख लीजिए कि ओला कब बनता है, तो जब अत्यधिक ऊंचाई पर संघनन प्रारंभ होता है। आपका जो है कंडेंसेशन स्टार्ट्स इन हाई एल्टीट्यूड या वेरी हाई एल्टीट्यूड। ओला कब बनता है, तो अत्यधिक ऊंचाई पर जब संघनन की क्रिया होती है। आ रही बात समझ में। तो छोटे मोटे आइस पार्टिकल्स नीचे नहीं आ पाएंगे, लेकिन जब उसके चारों जमते रहेंगे तो एक साइज बड़ा हो जाता है और फिर पानी के साथ नीचे भी आते हैं। आया समझ में। तो ये हो गए वर्षा के विभिन्न रूप हो गए, वेरियस फॉर्म्स ऑफ, क्या हो गए आपके जो है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, जैसे कल मैंने बताया था संघनन के विभिन्न रूप। तो क्वेश्चन यहाँ पे प्रीलिम्स वगैरह में बनता है, निम्न में से कौन सा संघनन का भाग है, संघनन का रूप है करके, फॉर्म है, संघनन का प्रकार भी लिख देगा तो भी। और इसमें आ जाएगा वर्षा, निम्न में से कौन सा वर्षा का प्रकार है, वर्षा का रूप है ना। प्रकार अलग पढ़ेंगे वैसे। तो अब आते हैं वर्षा के प्रकार में। तो यहाँ तक समझ में आ गया। दिनेश समझ में आ रहा है कुछ, थोड़ा बहुत समझ में है ना। अभी कुछ नया वर्ड है संघनन। संघनन का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि जलवाष्प का जल में परिवर्तन, है ना। जैसे ठंडे पानी की बोतल रखते हो तो ठंडे पानी के बोतल के चारों ओर पानी कहाँ से आता है, वो जो वायुमंडल का जो जलवाष्प है वो ठंडी के कारण से क्या होता है, बोतल के चारों ओर जमा हो जाता है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। हरी बात समझ में। तो धीरे से समझ में आएगा। तो अभी आज, लेकिन ये बाकी कॉमन है, वर्षा कैसे होती है, हिम वर्षा क्या होती है, इसी को थोड़ा सा हमने देखा हुआ। लेकिन कुछ वर्ड्स है, संघनन, अब ऊपर जाएंगे तो तापमान कम होता है, क्यों होता है, ये सब थोड़ा सा समझाना पड़ेगा आपको। तो एक्स्ट्रा क्लास के साथ आपका कवर हो जाएगा वो ध्यान में रखना है। अब आते हैं वर्षा के प्रकार, है
है ना, वर्षण के प्रकार। सामान्य शब्दों में वर्षा ही कहते हैं, लेकिन ज्योग्राफिकल में प्रेसिपिटेशन, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो वर्षा 3 प्रकार की होती है। एक होती है पर्वतीय वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल। इंग्लिश वर्ड याद रखिएगा, ओरोग्राफिक रेनफॉल, क्योंकि हिंदी में पर्वतीय से समझ जाओगे तो हिंदी में भी कभी कभी दे देगा ओरोग्राफिक रेनफॉल लिख देगा, और फिर वहाँ पे तुम पर्वत ढूंढते रहोगे। समझ गए ना? क्योंकि पर्वतीय वर्षा लिखेगा तो समझ ही जाओगे कि पर्वत से संबंधित है, लेकिन ओरोग्राफिक लिखेगा तो फिर दूर दूर तक हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों अंदाज नहीं लगा पाओगे। दूसरा होता है आपका संवहनी वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल, और तीसरा होता है आपका जो है चक्रवाती वर्षा। साइक्लोनिक रेनफॉल। तो वर्षा 3 प्रकार की होती है। तो ये 3 प्रकार जो है हवाओं के उठने की प्रक्रिया के आधार पर है। तो मैंने बताया था वर्षा होने के लिए सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्या है, हवा का ऊपर उठना जरूरी है। हवा उठेगी नहीं तो बारिश होगी नहीं, है ना, मौसम स्थिर होगा, शांत होगा। तो पहला है आपका पर्वतीय वर्षा। तो पर्वतीय वर्षा का सिंपल सा मतलब इतना ही है कि जब हवाएं जो है पर्वत से टकरा कर ऊपर उठती है, जब हवाएं चलती है और रास्ते में पर्वत आता है तो पर्वत से टकरा करके क्या होती है, वर्षा, हवाएं ऊपर उठती है। और जब हवाएं ऊपर उठेंगी तो फिर से वही राम कहानी है आपकी, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर से तापमान क्या होता है, हवाओं का तापमान कम होता है। टी का नीचे का मतलब टेम्परेचर कम होता है यहाँ पर जो है, आया समझ में। और जब टेम्परेचर कम होगा तो एक ऊंचाई पर जा कर के क्या होगा, संघनन होगा। एक पर्टिकुलर ऊंचाई पे जाके क्या होगा आपका जो है, संघनन होगा। यहाँ पे जाके संघनन होगा, कंडेंसेशन होगा आपका। संघनन से क्या बनेंगे, बादल बनेंगे। संघनन से क्या बनेंगे, बादल, और बादल बनेंगे तो बरसेंगे भी। तो इस तरीके से जब पर्वतों से टकराकर हवाएं ऊपर उठती है और वर्षा होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका पर्वतीय वर्षा बोलते हैं। आया समझ में? तो पहला पॉइंट तो पर्वतीय वर्षा क्या होती है, तो ये समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट जो याद रखना है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है वह पर्वतीय वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा पूरे विश्व में जो होती है वह कौन सी होती है, पर्वतीय प्रकार की होती है। पूरे विश्व में सब सर्वाधिक वर्षा जो होती है ओरोग्राफिक टाइप होती है। ये याद रखना है कि पर्वतों से टकरा करके वर्षा, जैसे हिमालय, भारत में हिमालय नहीं होता है ना, यदि ये हिमालय यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में यहाँ पर हिमालय नहीं होता तो जो भारत में, उत्तर भारत में जो वर्षा होती है यहाँ पर नहीं होती। यदि ये हिमालय यहाँ पे नहीं होता तो यहाँ पे जो वर्षा होती है वो वर्षा नहीं होती, क्योंकि ये हवाएं सीधा कहाँ चली जाती, चाइना, रसिया, तिब्बत चली जाती, इधर चली जाती। आया समझ में? हिमालय को धन्यवाद दो। हिमालय को, तो जितने भी पर्वत है उसको धन्यवाद दो, लेकिन हम धन्यवाद कम देते हैं। पहले तो जाके कुछ खुदाई करेंगे, नहीं तो पेड़ काट देंगे, है ना। पेड़ भी हमारे लिए वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आर्द्रता बनाए रखते, लेकिन मौका मिलते ही हम सबसे पहले क्या करते हैं, पेड़ काट देते, जैसे उसका कोई यूज ही, है ना। देखा मैंने अभी गर्मी के दिनों में एक सामने एक कोई जाता वहाँ पर अच्छा खासा पेड़ था बड़ा सा, उसको कटवा दिया, पूरा ही कटवा दिया। मतलब छटवा देता समझ में आता है, गर्मी के दिनों तो पेड़ की ज़्यादा ज़रूरत है भाई, काटना ही है, छटवाना ही है। थोड़ा सा बारिश के दिनों में छटवा दो तो उससे क्या है कि बारिश ख़त्म होते तक फिर से वो पनप जाएगा। अच्छा खासा बड़ा सा पेड़ था घर में, अब पता नहीं
अब ठंड में थोड़ा समझ में आता है, धूप के लिए थोड़ा बहुत कटवा देते, छटवा देते, वो भी नहीं करवाए, पूरे गर्मी में कटवा दिया। तो फिर गर्मी में से घर को क्या करता, वो ज़्यादा ठंडा रखता है ना। अच्छा, कम से कम आंगन टाइप का था, वहाँ पे बैठ करके कुछ टाइम भी बिता सकते थे। लेकिन लोग हैं तो लोगों में समझ की इस कारण से कमी है। मतलब अच्छा खासा पेड़ था, उस पेड़ के कारण से नहीं लग रहा था उनको कोई तकलीफ हो रही होगी लेकिन पता नहीं कटवा क्यों दिया। एनीवे, तो पर्वतीय वर्षा समझ में आ गया। तो पर्वतीय वर्षा में दो ही चीज़ याद रखना है। पर्वतीय वर्षा का मतलब हो गया जब पर्वतों से टकराकर हवाएं क्या होती है, ऊपर उठती है, और जिससे वर्षा होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, पर्वतीय वर्षा कहेंगे। सिंपल सा। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर जो वर्षा होती है ना, विश्व में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो किस प्रकार की होती है, तो ओरोग्राफिक टाइप की होती है, पर्वतीय प्रकार की होती है। ये क्वेश्चन आपका आया होगा, पूछा होगा। और इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में पर्वत ज़्यादा है ना। यदि क्वेश्चन आपका पूछा जाता कि किस गोलार्ध में ज़्यादा बारिश होगी, तो कॉमन सेंस के हिसाब से तुम लोग अभी तक क्या मारते, दक्षिणी गोलार्ध ही मारते, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में महासागर है ना। अभी बताया नहीं होता मैंने आपको, और क्वेश्चन आ जाता कि उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा बारिश होती है कि दक्षिण में, तो कॉमन सेंस लगाते कि दक्षिण में पानी ज़्यादा है तो बारिश कहाँ ज़्यादा होती है, दक्षिणी मारते, तुक्का मारते तो। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, क्या है आपका, उत्तरी गोलार्ध में बारिश ज़्यादा होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। क्यों होती है, क्योंकि वर्षा होने के लिए मैंने कहा कोई ना कोई अवरोध चाहिए, तब जाके हवाएं ऊपर उठेंगी। तो पर्वत, सबसे ज़्यादा पर्वत कहाँ मिलेंगे, स्थल भाग कहाँ पर है, तो उत्तर गोलार्ध में। तो पर्वत भी कहाँ मिलते ज़्यादा, तो पूरे उत्तरी गोलार्ध में ही मिलते। इसलिए सर्वाधिक वर्षा जो होती है, ओवरऑल सर्वाधिक वर्षा भी देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में ही होती है। क्यों होती है, क्योंकि पर्वतों की उपस्थिति वहाँ पे ज़्यादा है। अब कन्वेक्शन भी देखेंगे, अभी दूसरा वाला भी, ये भी यहाँ पे ज़्यादा होगा, उत्तरी गोलार्ध में ही ज़्यादा होगा। तो ओवरऑल पूरे पृथ्वी पर, ग्लोब पर सबसे ज़्यादा वर्षा किस गोलार्ध में होती है, उत्तर या दक्षिण, तो उसका आंसर मिल गया है ना, उत्तर गोलार्ध में होती है। क्यों होती है, क्योंकि पर्वत और समहनी भी पढ़ेंगे अभी, तो वो भी उत्तर में ज़्यादा होगा, दक्षिण में कम होगा, है ना। तो कॉमन सेंस ये मत मार देना कि दक्षिण में पानी ज़्यादा है, महासागर ज़्यादा है, तो अभी तक तो वही मारते, तुक्का मार के। चलिए, तो ये हो गया पर्वतीय वर्षा। दूसरे आते हैं संवहनी वर्षा। तो संवहनी वर्षा क्या होती है, संवहनी वर्षा, संवहन की प्रक्रिया बताई थी मैंने। संवहन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, क्या होता है दिनेश, संवहन साइंस बैकग्राउंड के हो कि कौन से बैकग्राउंड के हो, हाँ, मैथ्स मतलब फिजिक्स भी पढ़े होंगे, मैथ्स के साथ फिजिक्स भी पढ़ा होगा ना भाई। तो कन्वेक्शन की प्रोसेस क्या होती है, कन्वेक्शन क्या होता है, संवहन क्या होता है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में, हाँ हिंदी। तो संवहन क्या होता है, याद करो, कुछ कहीं पे शब्द सुना सुना लग रहा है क्या, नहीं लग रही तो कोई बात नहीं, सब लोग ऐसे ही है ठीक है। और तुमने, हम भी वैसे ही थे, जब बीएससी भी कर ले तो भी पता नहीं था संवहन क्या होता है ना। मैं यहाँ एमएससी करके दिल्ली गया था, एमएससी में मेरा 75% था, और वहाँ के टॉपर का परसेंटेज था 57, और उसके सामने मैं माइनस में था ठीक है। तो हमारे यहाँ भगवान भरोसे सब नंबर आ जाते हैं, ठीक है, तो नंबर से कोई मायने नहीं रखता है। तो संवहन क्या होता है, जैसे पानी गर्म किया होगा आपने, तो जो खासकर लिक्विड या पानी होता है या फिर गैस होता है, उसमें संवहन प्रोसेस होता है। पानी गर्म किया होगा तो पानी बुलबुलों के रूप में ऊपर उठता है ना। बर्तन में जब करोगे तो बच्चन में देखा होगा कि पानी को जब बर्तन में गर्म करोगे तो पानी बुलबुलों के रूप में ऊपर उठता है। तो गर्म होकर के ऊपर उठा, ठंडा पानी फिर नीचे जाएगा, और फिर थोड़ी देर में पूरा पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। तो सेम चीज़ हवा में भी होती है, वायु में भी होता है। तो वायु जो है गर्म होकर के क्या होती है ना, किसी भी कारण से, अत्यधिक गर्मी के कारण से गर्म हवा ऊपर उठती है, और उसके आसपास की ठंडी हवा फिर से वापस इधर की ओर आएगी, और ये भी गर्म होगी, ऊपर उठेगी। तो जब उठेगी तो फिर से वही राम कहानी, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर से ये हवा क्या होती है आपकी, जो है
इसका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। ऊपर उठी, ठंडी हुई, फिर से बादल बने, और बादल बने तो वर्षा भी होगी। तो इस प्रकार की वर्षा को हम लोग क्या कहते हैं, संवहनी वर्षा कहते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। आया समझ में? तो कन्वेक्शन वर्षा का मतलब हो गया, ये कहाँ पर होगी, अत्यधिक, जहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है, अत्यधिक तापमान वाले क्षेत्रों में होती है, अत्यधिक ताप या गर्म होने के कारण से होती है। हाई टेम्परेचर रीजन्स में होती है। पहली बात तो हाई टेम्परेचर कहाँ पर होता है, तो आंतरिक महाद्वीपीय भागों में ज़्यादा होगी, आंतरिक महाद्वीपीय स्थलीय भागों में, महाद्वीपीय इंटीरियर कॉन्टिनेंटल लैंड पार्ट्स में होगी आपकी जो है, क्योंकि स्थलीय भाग ज़्यादा गर्म होते हैं ना भाई। स्थलीय भागों में, इंटीरियर कॉन्टिनेंटल लैंड पार्ट्स में, लैंड आंतरिक महाद्वीपीय स्थलीय भागों में गर्मी के दिनों में खास करके होती है ना। जैसे अभी इंडिया में पर्वतीय वर्षा भी होती है, लेकिन कभी कभी संवहनी वर्षा भी होती है। जैसे गर्मी के दिनों में अचानक से गर्मी बढ़ती है और शाम तक आते आते बारिश हो जाती है, वो संवहनी वर्षा होती है, क्योंकि हवाएं अत्यधिक गर्म होकर के क्या हो गई, ऊपर उड़ गई, तो थोड़ा बहुत भी जलवाष्प थी, संघनन हो गया, वर्षा हो जाती है ना। ये सब प्रिंटेड नोट्स में लिखा हुआ है, बाकी एग्जाम में याद ऐसे ही रखना है, इतना ही रखना है ना। बाकी जो कहानी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, प्रिंटेड नोट्स जो दिया उसमें लिखा हुआ है, उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना ही समझ लेंगे तो आराम से लिख लेंगे। तो संवहनी वर्षा के बारे में क्या लिखेंगे, तो अत्यधिक तापमान वाले क्षेत्रों में होती है, आंतरिक महाद्वीपीय स्थलीय भागों में होती है, राइट। कैसे होती है, तो जब अत्यधिक गर्म हवा क्या होती है, जब ऊपर उठती है तो फिर से वही 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर की दर से क्या होती है, ठंडी होती है, बादल बनते हैं, है ना। बादल का मतलब संघनन होता है, संघनन होता है, बादल बनते हैं, और फिर वर्षा होती है। आए समझ में? तो ये ध्यान में रखना है। तो एक तो ये हो गया, ये विषुवत रेखीय क्षेत्रों में कभी कभी पूछ देता है कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में किस प्रकार की वर्षा होती है। तो हम लोग जानते हैं कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में सालों भर तापमान क्या होता है, 0 डिग्री। इक्वेटोरियल रीजन में सूर्य की किरणें सालों भर लंबवत रहती है, सबसे ज़्यादा तापमान, आर्द्रता इसी क्षेत्र में होती है। तो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में किस प्रकार की वर्षा होती है, तो संवहनी वर्षा होती है। ये पॉइंट याद रखिएगा। इक्वेटोरियल रीजन्स में, इन इक्वेटोरियल रीजन्स देयर इज ए मोर कन्वेक्शनल रेनफॉल, वहाँ पे जो वर्षा होती है मुख्य रूप से किस प्रकार की होती है, संवहनी प्रकार की होती है, संवहनी वर्षा होती है। आया समझ में अच्छे से? ये हो गया आपका तो ये हो गया संवहनी। और दूसरा पॉइंट याद रखना, कहाँ पर और होती है, तो आंतरिक महाद्वीपीय स्थलीय भागों में किस प्रकार की वर्षा होती है। तो और ये खास करके कब होती है, गर्मी के दिनों में, है ना। यहाँ तो सालों भर होती है, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में तो वर्ष भर होती है, यहाँ पे तो वर्ष भर होती है। लेकिन आंतरिक महाद्वीपीय स्थलीय भागों में कब होती है, ग्रीष्म। यहाँ पर कब होती है, तो ग्रीष्म काल में, समर में, क्योंकि समर में अंदर के स्थलीय भाग क्या हो जाएंगे, है ना। जितने भी आंतरिक स्थलीय भाग है, चाहे इंडिया का बीच वाला भाग हो, चाहे ये पूरा का पूरा बीच वाला भाग हो, तो गर्मी के दिनों में ज़्यादा गर्म हो जाएंगे, तो हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठेंगी। तटीय भाग उतने गर्म नहीं हो पाते, क्योंकि समुद्र का ठंडी हवाएं उसको गर्म होने नहीं देती है। आया समझ में? तो संवहनी वर्षा में 2-3 पॉइंट्स याद रखना है, होती क्या है, कहाँ पर होती है, और क्लाइमेट में देखेंगे तो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में होती है। तो ये हो गया संवहनी वर्षा। तीसरा है चक्रवाती वर्षा। तो चक्रवात तो पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा साइक्लोनी है, साइक्लोन, चक्रवाती वर्षा। तो चक्रवात अभी पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है। तो चक्रवात क्या होते हैं, निम्न दबाव के केंद्र होते हैं, है ना। लो प्रेशर, एलपी का मतलब है निम्न दबाव। तो चक्रवात जो निम्न दबाव के केंद्र होते हैं, तो इस कारण से इस निम्न दबाव की ओर चारों ओर से हवाएं झपटती है, और फिर ये ऊपर की ओर तेजी से ऊपर उठती है। फिर ये हवाएं क्या होती है, तेजी से इस तरीके से ऊपर उठती है। तो फिर से यहाँ पे हवा ऊपर उठी, क्यों उठी, लो प्रेशर
की ओर बही और लो प्रेशर से होते हुए वह इस तरीके से चक्राकार मार्ग में क्या होती है, इसलिए चक्रवात कहते हैं। चक्रवात का मतलब हो गया चक्राकार हवाओं का प्रवाह, चक्राकार हवाओं का प्रवाह। आ रही बस समझ में? ब्लोइंग ऑफ एयर या साइक्लिक ब्लोइंग ऑफ एयर, सर्कुलर ब्लोइंग ऑफ एयर। आया समझ में? तो अभी पढ़ेंगे डिटेल इसके चक्रवात। तो चक्रवात निम्न दबाव के केंद्र होते हैं, लो प्रेशर सेंटर्स होते हैं, जिसके चारों ओर से हवाएं लो प्रेशर की ओर चलती है। जैसे मान लिया यहाँ पे लो प्रेशर है, तो चारों ओर से हवाएं लो प्रेशर की ओर आएंगी, लेकिन वहाँ पे बैठेंगी नहीं, वो फिर से क्या होंगी, इस तरीके से चारों ओर घूमते घूमते ऊपर उठने स्टार्ट कर देगी। तो फिर से यहाँ पे हवा ऊपर उठ रही है, तो हवा ऊपर उठेगी तो फिर से वही राम कहानी आ जाएगी आपकी। कौन सी राम कहानी आ जाएगी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से हवाएं ठंडी होंगी, संघनन होगा, बादल बनेंगे, और बादल बनेंगे तो बरसेंगे भी, बरस गए तो चक्रवाती वर्षा हो गई। आ गई बस समझ में? तो इस प्रकार के वर्षा को हम लोग क्या कहते हैं, चक्रवाती वर्षा कहते हैं। तो पूरे पृथ्वी पर ये 3 प्रकार की वर्षा होती है। तो चक्रवाती वर्षा तब होगी जब चक्रवात बनेंगे। तो चक्रवात जब बनते, छोटे मोटे चक्रवात बनते हैं, तटों से टकराते रहते हैं, तो उसके कारण से तटीय क्षेत्रों में खास करके होते हैं, है ना। तटीय क्षेत्रों में चक्रवाती वर्षा जो है, एक तो तटीय क्षेत्रों में होंगे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तटीय उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से वर्षा होती है, उष्णकटिबंधीय। और दूसरा जो है आपका मध्य अक्षांशों में शीतोष्ण चक्रवातों से वर्षा होते हैं। शीतोष्ण चक्रवात पढ़ेंगे, चक्रवात अभी तो पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा थोड़ा देर में उसी में आएंगे। शीतोष्ण चक्रवातों से वर्षा होती है, ठीक है। तो चक्रवाती वर्षा भी होती है। तो पूरे पृथ्वी पर कितने प्रकार की वर्षा होती है? 3 ही प्रकार है, कोई चौथा नहीं है ना। मैंने कहा, इसलिए मैंने कहा कि ज्योग्राफी साइंस है, न्यूटन के 3 नियम हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी वर्षा के 3 ही प्रकार है, चौथा नहीं आएगा। समझ गए ना? तो ये आपको फायदा मिलता है। तो ये हो गया आपका वर्षा के प्रकार। तो यहाँ तक कोई समस्या, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। चलिए अब आते हैं वर्षा का वितरण। तो वर्षा का जो वितरण है ना, इसको हम लोग डिटेल पढ़ाऊंगा। मैंने विश्व जलवायु प्रदेश पढ़ाऊंगा लास्ट टॉपिक, उसके साथ में कि विश्व में कहाँ कहाँ पे ज़्यादा और कहाँ कहाँ पे कम वर्षा क्यों होती है। विश्व जलवायु प्रदेश के साथ पढ़ेंगे इसको, जो है वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स के साथ में। अच्छा, अभी चक्रवात पढ़ेंगे थोड़ा, चक्रवात के बाद ये वाला टॉपिक विश्व जलवायु प्रदेश पढ़ेंगे, तो उसी के साथ अलग अलग जलवायु प्रदेशों का नाम आएगा और उसी से वर्षा भी क्लियर हो जाएगी। जैसे देखेंगे कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो विषुवत-रेखीय जलवायु में होती है। क्यों होती है वहाँ पे समझ में आ ही जाएगा। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो विषुवत-रेखीय जलवायु में होती है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट में। इक्वेटोरियल क्लाइमेट में होती है। आया समझ में? तो ये सर्वाधिक वर्षा हो गई। सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो कहाँ पर होगी आपका सबसे कम, तो गर्म उष्ण मरुस्थलों में। हॉट ट्रॉपिकल डिजर्ट्स, यहाँ पे सबसे कम वर्षा मिलेगी आपकी। जो आ रही बात समझ में? ये सब पॉइंट्स आपके आएंगे उसके अंतर्गत। चलूँ आगे? ठीक है। हाईएस्ट रेनफॉल प्लेस कौन सा है?
ठीक है, कुछ फैक्ट्स है, वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका जो है कुछ तथ्य जो है, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल वाला रीजन स्थान आपका ये ठीक है कहाँ पर है, भारत में है, पता है तुम लोग को? ठीक है ना। पहले चेरापूंजी था, मौसिन राम है, आप लोग जानते ही है। मेघालय में यहाँ पर है आपका जो है, यहाँ 3 माउंटेन्स है, गारो, खासी, जैंतिया। एक माउंटेन का नाम है गारो हिल्स, ये दूसरे का नाम है खासी हिल्स, और तीसरे का नाम है जैंतिया हिल्स। जैंतिया हिल्स ना, गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया। यूपीएससी ये नहीं पूछेगा, तो सबसे ज़्यादा बारिश पूछा भी है इसको, लेकिन ये नहीं पूछा है। उसने ये पूछा है कि जो मौसिन राम है किस पहाड़ी पर स्थित है, किस पहाड़ी के निकट स्थित है। तो यहाँ पर एक स्थान है मौसिन राम, मेघालय में। पहले चेरापूंजी था, इसी के पास में चेरापूंजी भी, एटलस में जाके देखना, उसी के पास में चेरापूंजी भी है पहले। तो चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा होती थी, लेकिन अब जो है कई सालों पहले से मेघालय में इसका नाम आता है। आया समझ में? तो ये यूपीएससी ने पूछा था इसको, लेकिन कैसे पूछा था, किस पहाड़ी के पास में, वो भी नहीं पूछा था किस पहाड़ी के, स्टेटमेंट दिया था कि गारो या कौन से पहाड़ी के दक्षिण पूर्व में है। तो खासी के दक्षिण पूर्व में, एटलस में जाके देखेंगे, ये खासी के कहाँ मिलेगा, आपका साउथ ईस्ट में मिलेगा। उसकी लोकेशन को जानना चाह रहा था वो। मौसिन राम लिख लिया, तो ये हो गया आपका मौसिन राम, मेघालय में हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल। लगभग यहाँ पे 1141 सेंटीमीटर वर्षा होती है ना। हाईएस्ट वार्षिक वर्षा लिख लेना, वार्षिक एनुअल रेनफॉल, वार्षिक औसत वर्षा, वार्षिक औसत वर्षा, एवरेज एनुअल रेनफॉल, एनुअल एवरेज रेनफॉल यहाँ पर होती है आपकी जो है 1141 सेंटीमीटर। हालांकि कुछ दिनों में ही हो जाती है, सालों भर नहीं होती है, ऐसा नहीं कि सालों भर होती है। होती क्यों है यहाँ पर ऐसी वर्षा, क्योंकि ये तीनों जो पहाड़ है ना, ये आपका गारो हो गया, यहाँ पे एक पहाड़, एक खासी हो गया यहाँ पे, और इधर आपका जैंतिया हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं ये कोनिकल शेप में कीप नुमा स्थित है। कैसे स्थित है आपका, कीप नुमा है ना। कीप नुमा मतलब जो तेल डालने का होता है ना आपके जो है, कोनिकल या कैनोपी के फॉर्म में है, कैनोपी। आ रही बात समझ में? और ये कहाँ पर है आपका, चेरापूंजी, मौसिनराम यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसी हवा घुसती है अंदर, इन तीनों पहाड़ या इस पहाड़ी से टकराती है, तो ये इधर भी पहाड़ी इधर भी पहाड़ी, तो ये फैल नहीं पाती और तेज़ी से क्या होती है, ऊपर यहीं पे बीच में ऊपर उठ जाती है। समझ पा रहे हो है ना? ये आपके इस तरीके से तेल डालने का होता है ना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ जो भी होता है, हाँ हाँ फनल्स, हाँ फनल शेप, ये इंग्लिश वर्ड इसके लिए और ज़्यादा अच्छा वर्ड है, फनल शेप। तो फनल शेप में जो होता है, तो जैसे ही यहाँ पे हवा इंटर करेगी, तीनों पर्वतों से टकरा के सीधा ऊपर उठती है, इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश होती है आपकी जो है। तो कारण भी पता हो गया होगा है ना। मैंने कहा यूपीएससी सिर्फ रटने से नहीं, उसका कारण भी पता हो कि ये यहाँ पे ज़्यादा बारिश क्यों होती है। तो यहाँ पे तीनों पहाड़ियाँ कीप नुमा या फनल शेप में स्थित है, गारो, खासी और जैंतिया। गारो, खासी और जैंतिया कहाँ पर है, मेघालय में है। तो सबसे ज़्यादा जो है, आया समझ में?
चले, तो ये हो गया आपका सर्वाधिक वर्षा। और सबसे कम वर्षा वाला भी कोई प्लेस मिलेगा क्या? भारत में तो, भारत के तो जैसलमेर। कौन सा वाला? राजस्थान में? वो तो इंडिया का हो जाएगा, जैसलमेर वगैरह वाला जो क्षेत्र है। वर्ल्ड का देखेंगे तो वर्ल्ड में क्या बोल रहे हो? कौन सा वर्ड बोल रहे हो? अरिका। ठीक है, एक बताया था मैंने आप लोग को, याद आ रहा है? सबसे कम वर्षा वाला एक क्षेत्र बताया था मैंने आप लोग को बहुत पहले। अटाकामा डिजर्ट में एक स्थान है अरिका करके, ड्राइस्ट प्लेस ऑफ वर्ल्ड माना जाता है, बताया था। अरिका चिली में है, नॉर्थ चिली में, नॉर्थ चिली में है, ड्राइस्ट प्लेस ऑफ वर्ल्ड माना जाता है, शुष्कतम स्थान, विश्व का शुष्कतम स्थान माना जाता है, विश्व का शुष्कतम स्थान माना जाता है। चलिए, तो ये हो गया आपका जो है वर्षा का वितरण वगैरह के बारे में। तो यहाँ तक समस्या नहीं होगी कोई आपके पास। ऑप्शनल के लिए 3 सिद्धांत अलग से पढ़ेंगे, बाकी है ना, यहीं पे वहीं पे लिख लो। ऑप्शनल के लिए 3 सिद्धांत अलग से पढ़ना है, उसको जगह होगा छोड़ना है छोड़ दो, साथ साथ निपट लेगा। ठीक है, ऑप्शनल के 3-4 पेज छोड़ दीजिए तो वही साथ साथ निपट लेगा। एक साथ तैयारी हो जाएगी ना भाई तुम लोग की, तो उससे नुकसान थोड़ी है कि फ़ायदा है। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कौन सा वाला? ठीक है, मेरे ख्याल से साइक्लोन ही है, और तो कुछ नहीं बचा। हाँ, एक तड़ित झंझा देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक, तड़ित झंझा, थंडर स्टॉर्म्स। थंडर स्टॉर्म्स एक टॉपिक है आपका, थंडर स्टॉर्म्स। नाम सुने? चलिए, क्या होता है बताओ? ठीक है, तो तड़ित झंझा की सबसे पहले तो यदि कोई पूछे परिभाषा क्या है, तड़ित झंझा क्या होते हैं, डेफिनेशन पूछेगा तो इतना ही बताना है कि आप क्या जो बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ जो तेज वर्षा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका जो मेन विशेषता यही है कि बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ जो वर्षा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका जो है तड़ित झंझा कहते हैं। आई बात समझ में? थंडरिंग एंड लाइटनिंग, प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल अकर्ड विथ अलॉन्ग विथ थंडरिंग एंड लाइटनिंग। तो उसके कारण से उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका जो है उसको क्या कहते हैं हम लोग, थंडर स्टॉर्म कहते हैं। क्लियर है? ये इनकी उत्पत्ति के लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए, उत्पत्ति के लिए दशाएं क्या होनी चाहिए, हमेशा थंडरिंग क्यों नहीं होती है, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इट्स फॉर्मेशन या ओरिजिन। तो सबसे पहला होना चाहिए अत्यधिक गर्म और आर्द्र हवाएं, गर्म आर्द्र हवा का होना जरूरी है, आर्द्रता ज़्यादा होनी चाहिए, गर्म तो है लेकिन साथ ही साथ अत्यधिक आर्द्र हवाएं होना जरूरी है। पहली कंडीशन क्या हो गई आपकी, जो है अत्यधिक गर्म आर्द्र हवाएं, गर्म भी हो और आर्द्र भी, आर्द्रता मतलब मॉइस्चर ज़्यादा हो, वार्म या हॉट एंड मॉइस्ट एयर, समझ गए। और फिर वो अचानक से सडनली विक्षोभ,
संवहनी विक्षोभ, अचानक से उनमें ऊपर उठना जरूरी है, डिस्टरबेंस। कन्वेक्शनल डिस्टरबेंस मतलब अचानक से ऊपर उठा दी जाती हो, कन्वेक्शनल डिस्टरबेंस, तीव्रता से ऊपर। संवहनी विक्षोभ का मतलब हो गया कि अचानक से ऊपर उठना, अचानक से ऊपर उठ जाना या ऊपर उठा दिया जाना किसी भी कारण से, या तो पर्वतों से टकराकर या साइक्लोन के कारण से, है ना। अचानक ऊपर की ओर प्रवाह, ऊपर की ओर तीव्र प्रवाह, आपका जो है रैपिड अपर मूवमेंट, सडन रैपिड अपर मूवमेंट ऑफ एयर, समझ गए ना भाई। जैसे इस कमरे में आर्द्र हवाएं हैं, गर्म भी है, अचानक से किसी कारण से ऊपर उठा दी जाती है, तो या तो लो प्रेशर बन गया, हवाएं झपटेंगी और फिर ऊपर उठेंगी, या अचानक से आर्द्र हवाएं पर्वतों से टकरा करके ऊपर उठ जाती है, तो ऊपर उठना ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि चूंकि आर्द्रता ज़्यादा है, इसमें आर्द्रता क्या है आपका जो है, तो संघनन जल्दी स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि आर्द्र हवाएं हैं तो आर्द्र होने के कारण से संघनन कम ऊंचाई पर ही हो जाता है। संघनन क्या हो गया आपका जो है, कम ऊंचाई पर ही प्रारंभ हो जाता है। संघनन क्या हो गया, कम ऊंचाई पर ही प्रारंभ हो जाता है। आया समझ में। तो संघनन कम ऊंचाई पे प्रारंभ हो गया तो वर्षा होना स्टार्ट हो जाएगी। आर्द्रता ज़्यादा है तो वर्षा प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा था कि हवा तब तक ऊपर उठती है जब तक कि एटमॉस्फेयर के साथ उसका टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो यहाँ पे संघनन जब होता है तो मैंने बताया था कि संघनन की गुप्त ऊष्मा वायुमंडल में मिलती है। क्योंकि कम ऊंचाई पर ही संघनन हो गया तो बारिश तो स्टार्ट हो गई, लेकिन संघनन की गुप्त ऊष्मा मिलने के कारण से आसपास की हवाएं और ज़्यादा गर्म हो जाती है और ऊपर उठने लग जाती है। और इस तरीके से निरंतर हवा क्या होती है, ऊपर ही उठते रहती है। निरंतर हवा क्या होती है आपकी, ऊपर उठने लगती है। तो लंबे समय तक ऊपर उठती है, क्योंकि यहाँ पे संघनन के पश्चात फिर से गुप्त ऊष्मा मिल रही है। आर्द्रता ज़्यादा है, संघनन हो रहा है, फिर गुप्त ऊष्मा मिल रही है ना। दिनेश तुम कभी गुप्त ऊष्मा नहीं पता होगा तो बता देंगे ठीक है। अभी तो सिर्फ ये मान लो कि यहाँ पे संघनन होता है तो हीट रिलीज होती है। जैसे भाप के ऊपर आपका हाथ आता है तो अचानक से जलता है, तो भाप के ऊपर ही तो आ रहा है तो अचानक से जला कैसे। तो जैसे वो भाप पानी में कन्वर्ट होती है तो उस भाप के अंदर की जो ऊष्मा हीट है तो तुरंत क्या होती है, आपके हाथ को जलाती है। तो सेम यहाँ पर होता है कि जब भी जलवाष्प का संघनन होता है तो उस जलवाष्प के अंदर की ऊष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है। तो उस ऊष्मा के कारण से जो एटमॉस्फेयर आसपास का टेम्परेचर इस एयर का और बढ़ जाता है और ये फिर से ऊपर उठना स्टार्ट करती रहती है, मतलब लंबे समय तक ऊपर उठती है। जब लंबे समय तक ऊपर उठेगी तो ये हवा ऊपर ही उठती रहती है। आ रही बात समझ में। और इधर बारिश भी स्टार्ट हो गई, इधर क्या हो गई आपकी, बारिश भी स्टार्ट हो गई। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे हवाओं के कणों के बीच में घर्षण होता है। हवा ऊपर उठ रही है, नीचे बारिश गिर रही है, तो फ्रिक्शन होगा। अरे बस समझ में। तो इसलिए यहाँ पे घर्षण के कारण से यहाँ पे कण क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। घर्षण के कारण से आवेशित कण कन्वर्ट हो जाते हैं। आवेशित समझते हो ना, जैसे बचपन में या कपड़े पे इसको रगड़ूंगा मैं अभी, ऐसे ऐसे थोड़ा देर करके घर्षण होगा और उसके बाद किसी कागज़ के ऊपर रखूँगा, कागज़ खींचता है। बचपन में एक्सपेरिमेंट थोड़ा मोटा सभी ने किया होगा। क्यों? क्योंकि घर्षण के कारण से जो पार्टिकल्स है इसके क्या हो गए, आपके चार्ज हो गए और उसके जस्ट अपोजिट को वह क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी एक्सचेंज होता है आपके जो, आ रही बात समझ में। तो सेम यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। इस फ्रिक्शन के कारण से इस आसपास के एयर के कण क्या हो गए, चार्ज हो गए। अब ये चार्ज पार्टिकल टकराएंगे तो क्या होगा, तो आवेशित कण टकराएंगे तो लाइटनिंग होगी, सीधी सी बात है। चमकेगी, बिजली चमकती है, लाइटनिंग होती है। आ रही बात समझ में। तो इस चार्ज कणों के टकराने के कारण से क्या होती है,
लाइटनिंग होती है। आवेशित कणों के टकराने के कारण से आपस में टकराते भी है, क्योंकि हवाएं टकरा रही है आपकी जो, तो हवा टकराती है, चार्ज पार्टिकल टकराते हैं तो क्या होता है, लाइटनिंग होती है। अब यहाँ पर लाइटनिंग और आवाज़ दोनों को देखेंगे तो सबसे पहले क्या दिखाई देता है और क्या सुनाई देता है? पहले लाइट दिखाई देती है, फिर आवाज़ बाद में आती है। तो ऐसा क्यों होता है? जबकि दोनों घटना साथ साथ होती है। हमें पहले याद रखना है कि दोनों ही साथ साथ हो रहे हैं। जैसी लाइटनिंग हुई, आवाज़ कैसे आती है? जैसे कपड़ा रुमाल देखा होगा ना आपने जो है, तो हम इसको ऐसे करते तो आवाज़ आती है जोर से, है कि नहीं? कागज़ को करते तो आती है, इससे नहीं आई, इससे नहीं आई। तो जब लाइटनिंग होती है तो क्या होता है कि वह आसपास की हवा को तेज़ी से हटाती है, तो उसके कारण से फिर क्या होता है, आवाज़ आती है। इसको हम लोग बोलते हैं बादल का गरजना, है ना? आपके जिसको क्या बोलते हैं हम लोग जो है, बादल का गरजना बोलते हैं। तो बादल गरजते का मतलब बादल आपस में टकरा के नहीं गरजते हैं, वो हवाएं टकराती है, बादल टकराते हैं तो पार्टिकल्स चार्ज हो जाते हैं, उससे लाइटनिंग होती है। और लाइटनिंग होती है, उसी के साथ साथ हवाओं को वह क्या करती है, वहाँ से, है ना, हटाती है, तेज़ी से हटाती है, तो उसके कारण से फिर आवाज़ आती है। तो दोनों घटनाएं साथ साथ हो रही है, लाइटनिंग भी हो रही है और तेज़ी से आवाज़ भी क्रिएट हो रही है। लेकिन चूँकि लाइट की स्पीड ज़्यादा है, तो हमें लाइट पहले दिखाई देती है, आवाज़ बाद में सुनाई देती है। तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि लाइटनिंग क्यों होती है। तो लाइटनिंग क्यों होती है समझ में आ गया कि वहाँ के जो चार्ज पार्टिकल्स है, क्वेश्चन कल लेके आना एग्जैक्टली क्या है, इतना इजी स्टेटमेंट नहीं है वो, है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सोच करके आंसर निकाल लोगे, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो एक बार लेके आना कल का क्वेश्चन वाला। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि तड़ित झंझा की उत्पत्ति कैसे होती है। तो गर्म आर्द्र हवाएं जब अचानक से उठा दी जाती है तो इस तरीके की प्रोसेस होती है, घर्षण होता है वायु कणों के बीच में, चार्ज पार्टिकल्स हो जाते हैं और इस तरीके से क्या होती है, लाइटनिंग होती है, और साथ साथ आपका जो है आवाज़ भी आती है। तो उसी को हम लोग कहते हैं तड़ित झंझा। और बारिश लंबे समय तक होती है क्योंकि हवाएं निरंतर ऊपर उठते रहती है, क्योंकि इनको हीट मिल रही है, गुप्त ऊष्मा मिलते जाती है लंबे समय तक। तो क्योंकि आर्द्रता क्या है, अधिक है, तो जब तक आर्द्रता मिलती रहेगी तब तक ये क्रिया होती रहेगी। आर्द्रता कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो फिर नहीं होती है। तो तड़ित झंझा जो बनते हैं चक्रवातों के साथ बनते हैं और विषुवतरेखीय क्षेत्रों में भी डेली बनते हैं। ये भी कहाँ पे बनते हैं, विषुवतरेखीय वर्षा में बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा आर्द्रता कहाँ पर होती है, तो विषुवतरेखीय जलवायु में ही होती है। सर्वाधिक आर्द्रता इक्वेटोरियल क्लाइमेट में होती है, इसलिए यहाँ पे डेली जो है तड़ित झंझाओं के साथ वर्षा होती है। तो विषुवतरेखीय जलवायु में सर्वाधिक आर्द्रता होती है, तड़ित झंझा बनते हैं। उसी प्रकार चक्रवातों के साथ, खास करके उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के साथ तेज गरज, और आज का तड़ित झंझा एक इलेक्ट्रिकल चार्ज पूरा का पूरा क्या है, करंट है। तो उसी के टच में यदि कोई आ गया, इसलिए बोलते हैं ना बिजली चमकती तो बाहर नहीं घूमना चाहिए, धोखे से उसके कांटेक्ट में आ गए तो फिर या तो शहीद हो जाओगे या फिर बेहोश वगैरह हो करके पैरालाइज वगैरह हो जाते आदमी लोग, है कि नहीं? इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज पार्टिकल्स होते हैं। कार वार या पेड़ के नीचे खड़े नहीं रहना चाहिए बोलते हैं। कार है तो कार के शीशे बंद कर देने चाहिए, कार के शीशे खुले रहेंगे तो अंदर तक चोट पहुंच जाएगी, लेकिन शीशा बंद रहेगा तो आप जो टकरा भी जाएगी बिजली तो वो बाहर से न्यूट्रलाइज हो जाएगी। आ रही बात समझ में? पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोल्स के नीचे नहीं रहना चाहिए, कोई टीन या लोहे वाले उसके नीचे नहीं रहना चाहिए जब तड़ित झंझा आता है तो क्योंकि उधर की ओर ज़्यादा आकर्षित होता है वो, इसलिए बड़े बड़े बिल्डिंग के ऊपर तड़ित झंझा लगाए जाते हैं। आजकल मोबाइल है तो मोबाइल नेटवर्क के साथ भी कनेक्ट आपकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो वायर क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी उसके साथ रहती है। तो इसलिए खैर मौत आए तो फिर तो कोई रोक नहीं सकता है, वो कहीं बैठे रहोगे तो बैठे बैठे भी निपट लोगे, लेकिन ये सावधानियां बरतनी चाहिए जब लाइटनिंग होती है तो। और आज की डेट में ज़्यादा लाइटनिंग हो रही है, अभी गौर किया होगा आप लोगों ने कुछ सालों में, तो अचानक से बहुत ज़्यादा गरजता है। अभी कुछ दिनों पहले ही रात को गरजा था, कई लोग अचानक से उठ गए होंगे, ठीक है। तो उसके कारण क्या है, तो वो फिर से उसका ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट, उसका ग्लोबल वार्मिंग वगैरह कारण हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है, चार्ज पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, आर्द्रता कई क्षेत्रों में अचानक से वाष्पीकरण बढ़ने के कारण से बढ़ जाती है,
तो ये ग्लोबल वार्मिंग वगैरह के कारण से आर्द्रता, खास करके देखना बिहार यूपी में ज़्यादा घटनाएं होती है, सबसे ज़्यादा देखेंगे तड़ित झंझा, गूगल मारोगे तो मिलेगा बिहार, यूपी, उड़ीसा, जहाँ पे आर्द्रता ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि बिहार यूपी वगैरह साइड में गंगा नदी और पूरा का पूरा सालों भर बहने वाली नदियाँ ज़्यादा है, तो उन क्षेत्रों में आर्द्रता ज़्यादा मिलती है, तो वहाँ पे तड़ित झंझा की घटनाएं ज़्यादा होती है, खास करके बिहार, यूपी और उड़ीसा वगैरह क्षेत्रों में जो है। तो आज की डेट में तो ये सब तड़ित झंझा, बाकी आपदा प्रबंधन वाले में भी पढ़ेंगे इसको थोड़ा बहुत। तो ये तड़ित झंझा क्या होता है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्यों होता है, कल क्वेश्चन लेके आना, उसको समझ करके आंसर निकालेंगे। तो एक टॉपिक आपका तड़ित झंझा वाला यहाँ पे ख़त्म होता है। तो कल पढ़ेंगे चक्रवात, कल चक्रवात स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी आप लोग के लिए, ज़्यादा हो जाएगा तो इतना पढ़ लो, समझ लो। समझने वाले टॉपिक से एनसीईआरटी में भी दिया है टॉपिक, जो क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने वो एनसीईआरटी में ऑलरेडी दिया है, लेकिन उसको पढ़ के